प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार वसंता जी। सबसे पहले तो जो कोरोना को लेके पूरे देश में एक अलग तरह की माहौल देखने को मिल रहा है और लग रहा है कि अब जो लोग शासन में हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनको एक बार फिर गरीबों की याद आ रही है। और कोरोना महामारी ज़रूर है, लेकिन कोरोना ने रीथिंक करने का एक मौका दिया है सभी उन लोगों को, उन पॉलिटिकल फोर्सेज को, वे गवर्नेंस में शामिल लोगों को जो लोग मानते थे कि कैपिटलिज्म के ज़रिए या पूंजीवादी व्यवस्था के ज़रिए समाज की हर बुराई से निजात पाई जा सकती है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये कि अच्छा मौका भी है कि हमारी जो पॉलिसीज़ रही हैं भारत की, और जिस तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ था प्रो पीपल पॉलिसीज़ को छोड़ के प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ, उसको पुनर्विचार करना चाहिए और नए सिरे से पॉलिसीज़ बननी चाहिए, आपको लगता है? ये महामारी ने हमारे समाज में जो असमानताएं हैं, हमारे समाज में जो कुछ पूंजीवादी ढांचा है, उसका पूरा खुलासा किया है। और अभी तक केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग नए सिरे से इसके बारे में सोचा नहीं है। गरीबों के बारे में अभी सबसे कम सोच दिया गया है, ख्याल दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी 50% जो परिवार है उनके लिए फौरी तौर पर आर्थिक मदद और स्वास्थ्य के लिए जो प्रावधान है वो आवश्यक रूप से देना चाहिए, मुफ्त में राशन देना चाहिए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सिर्फ 1,70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। उसमें से आधा तो पहले से बजट में जो दिया था वही बात थी, और सिर्फ 90,000 करोड़ के आसपास के नए फंड दिए गए हैं। ये सिर्फ हमारे जीडीपी का आधा % है, 1% भी नहीं है। तो अभी फौरी तौर पर महामारी के खिलाफ हमारा जो अभी हमारी लड़ाई है उसको सफलतापूर्वक चलाना है, और उसके लिए देश की जनता के लिए अभी राशन मुफ्त में और आमदनी के लिए जो आजीविका खत्म हो गई है उसके लिए इनकम सपोर्ट, आर्थिक मदद देने की जरूरत है। और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस तरह फंड नहीं दे पाएंगे तो वो पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो ये पहली बात है, फौरी बात है। दूसरी बात जो आपने पूछा कि हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था में हमने देखा है कि स्वास्थ्य प्रणाली जो है उसकी पूरी तरह निजीकरण किया जा रहा था। सरकार की हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ सेक्टर पॉलिसी यही रहा है। और आप देख सकते हैं कि केरल में जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो इस महामारी को किस तरह सक्षम रूप से मुकाबला कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये सही समय है जहां नीतियों के आधार पर नॉट प्रॉफिट्स, पीपल फर्स्ट, जनता पहले होना चाहिए, मुनाफा बाद में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हमारे देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसका पूरा अभी बदलाव या परिवर्तन की जरूरत है। इसके लिए हम बार बार सवाल रख रहे हैं, हमारे मुद्दे रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में पुनर्विचार की कोई अभी लक्षण नहीं देख रहे हैं। कॉमरेड, केरल का जो मॉडल है कोरोना से लड़ने का, वो एक तरह से पूरे देश का मॉडल बनता जा रहा है। और केरल ने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक सेक्टर व्यवस्था ही उपयोगी है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। अभी कोरोना महामारी को लेके जब ज़रूरत पड़ी सरकार को, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यही सामने आए, चाहे वो दवाई सप्लाई करने का मामला हो या ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने का मामला हो, या जो अस्पताल इस समय फंक्शनल हैं
वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर के ही अस्पताल हैं, सरकारी क्षेत्र के ही अस्पताल हैं। निजी क्षेत्र के अस्पताल और बड़े पूंजीपतियों ने तो खुद को अपने अपने घरों में बंद कर लिया और अपने अस्पतालों को भी बंद कर दिया कि उनका अस्पताल इन्फेक्शस ना हो। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि जो 90 के बाद लिबरलाइजेशन का दौर चला था और जिसको सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने आगे बढ़ाया, चाहे वो यूपीए 1 की सरकार रही हो या यूपीए 2 की सरकार रही हो या एनडीए 1 की सरकार रही हो, एनडीए 2 की सरकार इस समय चल रही है, तो ऐसे हालात में आपको क्या उम्मीद है कि मौजूदा सरकार जो अमेरिकन मॉडल ऑफ इकोनॉमी है या जो पूंजीवादी व्यवस्था है उससे हट के एक बार फिर उसी नेहरूवियन मॉडल या जो हम कह सकते हैं कि गरीबों का जो मॉडल था शासन प्रशासन का, उसकी तरफ अपना ध्यान बढ़ाएगी? आपको उम्मीद है? नहीं, जनता का जो इस महामारी में अनुभव हुआ है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि दबाव होगा, जनता का दबाव होगा कि प्रो पीपल पॉलिसीज आगे इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेक्टर में हो, शिक्षा में हो, दूसरे सेक्टर में। आपने सही बताया, अभी पब्लिक सेक्टर में जो आईडीपीएल था, दूसरे ड्रग कंपनीज थे, उसको सब खत्म किया गया था, अभी दोबारा उसको रिवाइव करना पड़ेगा। और अमेरिका की बात आपने कहा, अमेरिका में आप देख सकते हैं किस तरह महामारी का इतना बड़ा संकट बन गया है। अमेरिका में सबसे कॉस्टली हेल्थ सिस्टम है, कंप्लीटली प्राइवेटाइज्ड है, इंश्योरेंस भी पूरी प्राइवेट इंश्योरेंस पर चलता है। तो ये सिस्टम हमारे देश में भी चालू करने के लिए अभी तक जो प्रयास रहा है पिछले 3 दशकों से, उसको उससे हट के पब्लिक रिसोर्सेस जो है उसको हमारे पब्लिक माने ये सिर्फ सरकारी महकमा नहीं है, पीपल सेक्टर जो है, केरल में अभी जो काम हो रहा है वो डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है, तो वहां पंचायत से और ब्लॉक समिति से और ये जो जिला परिषद है यही काम कर रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक जो है, जनवादीकरण भी जरूरत है और आर्थिक जो हमारे नए वैकल्पिक नीतियां आर्थिक स्तर पर भी जरूरत है। इसके लिए मेरे ख्याल में ये कोविड महामारी के बाद सिर्फ वामपंथी पार्टियां नहीं है, ये एक जनमत बनेगा, पब्लिक ओपिनियन डेवलप होगा और इससे हम सरकार पर दबाव डाल के नीतियों को बदल सकते हैं। कॉमरेड, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात आपने कही कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके, और केरल एक बहुत रोल मॉडल पेश कर रहा है कोविड-19 से लड़ने में। संविधान में इसका प्रोविज़न बहुत पहले हो गया था और जिसको जो राजीव गांधी का सपना था डिवोल्यूशन ऑफ पावर का, उसको बाद में उनकी असैसिनेशन के बाद जो सरकार बनी उसने लागू भी किया था। और आप लोग तो शुरू से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है 3 टियर गवर्नेंस का, वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए। बावजूद इसके जब सरकारें सत्ता में रहती हैं, वे पार्टियां जो कि सत्ता से अलग रहते हुए तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर की वकालत करती हैं। कोई दीनदयाल जी के नाम पर करता है, कोई डॉक्टर लोहिया के नाम पर करता है, और अंत्योदय की बात कही जाती है और दरिद्र नारायण की बात कही जाती है। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि एक तरह से अथॉरिटेरियन अधिनायकवादी जो सोच होती है और सेंट्रलाइज जो अप्रोच होता है सत्ता का, वो देखने को मिलता है। उस समय न तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की फिलॉसफी याद आती है और न दीनदयाल उपाध्याय की। तो सही कह रहे हैं, अभी जो अति केंद्रीकरण हो रहा है, हाँ, तो अभी ये महामारी के खिलाफ पूरा जो योजना बन रहा है उसमें सेंटर स्टेट्स को पूरी तरह साथ नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा ना, उन्हीं को लड़ना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को ही वहां के स्वास्थ्य सेक्टर में और दूसरे आर्थिक जो नीतियां है उसको लागू करने के लिए आज सब राज्यों ने कहा है कि हमारे पास कोई फंड नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स, फ्रॉम स्टेट्स टू
डिस्ट्रिक्ट से नीचे पंचायत तक। ये केरल में थोड़ा बहुत लागू हुआ है, इसीलिए हम वहां का सकारात्मक के परिणाम देख रहे हैं। लेकिन ये सब बातें हैं जो मेरे ख्याल में इस कोविड महामारी के अनुभव के बाद मेरे ख्याल में देश की राजनीति में काफी उथल पुथल होगा, बदलाव होगा। और इस महामारी के समय जब जो पूरी एकता की जरूरत है देश में, समाज में, हम देख रहे हैं सांप्रदायिक रुझाने भी आगे आ रहा है। तो ये सब बातों को अभी हम इस कोविड महामारी के बाद एक नए सिरे से हमारे आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां है उसको बदलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। कॉमरेड, इधर मेरी एक हफ्ते के दौरान कई राज्यों के मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से बात हुई है और ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उनके पास इनएडिक्वेट फंड है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। उनके पास पीपीई नहीं है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि नहीं है, उनके पास पर्याप्त संख्या में डॉक्टर नहीं है और उसमें बीजेपी और गैर बीजेपी शासित राज्य सब शामिल हैं जहां से इस तरह का इनपुट आ रहा है। तो ऐसे हालात में जब भारत एक विविधताओं का देश है जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं, वहाँ इस तरह से सेंट्रलाइज कमान के जरिए कोरोना जैसे महामारी को से लड़ना क्या संभव लग रहा है आपको? संभव नहीं होगा। अभी यही एक्सपीरियंस है सब जगह। अभी सेंटर ने जो कुछ मदद दी है, ये 500 रुपया जो जनधन अकाउंट में महिलाओं के लिए देने का सवाल हो या मुफ्त राशन 5 किलो देने का सवाल हो, उसके आगे बढ़ के तमाम राज्यों ने वहां राहत के लिए बहुत से और कदम उठाए हैं। लेकिन सब हैंडीकैप्ड है, किसी के पास अभी फंड नहीं है, उनका रेवेन्यू खत्म हो गया है। तो केंद्र सरकार को अभी जो उनका नव उदारवादी आर्थिक जो नीतियों का फ्रेमवर्क है उसको तोड़ के, हमेशा कहते हैं हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए, वित्तीय घाटा नहीं बढ़ना चाहिए। अरे इस समय पर आप कम से कम जीडीपी का 5%, अभी तो आधा परसेंट 1% खर्च किया है, 5% अभी ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक से आप कर्जा लीजिए, नोट प्रिंट कीजिए और राज्यों को ग्रांट दीजिए और राज्यों को कहिए आप भी ऋण ले सकते हैं डायरेक्टली रिजर्व बैंक से। और इस समय आप नहीं खर्चा करेंगे तो फिर बाद में कब करेंगे? अभी उन्होंने एक फैसला लिया है, कोई समझ नहीं पा रहे। हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में 60-70 लाख टन अनाज पड़ा है, जिसमें चावल है, गेहूं है वगैरह। अभी उन्होंने कहा है हम एथेनॉल, इस चावल से एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे और सैनिटाइजर बनाएंगे। अरे पहले लोगों को खाना दो, मुफ्त में दो। तो सवाल ये है कि इस महामारी के अनुभव से ये बहुत साफ हुआ है पूरे देश में कि आज की जो राजनीति है, आज की जो नीतियां है, इस सब में पूरी तरह बदलाव ले आना पड़ेगा, एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। कॉमरेड, आपको लगता है कि हमारी सरकार न्यू इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ रही है और अभी जो चावल से इथेनॉल से सैनिटाइजर बनाने की बात कहने वाले लोग हैं, वो क्या उसी कहानी को दोहरा रहे हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में हुआ था कि जब वहाँ की जनता भूखों मर रही थी और जनता ने कहा कि हमको रोटी चाहिए, तो वहाँ के जो सत्ता में लोग थे उन्होंने कहा कि इनको ब्रेड बंटवा दो। तो इसमें ऐसा है जी, कोई संवेदनशीलता नहीं है, इनसेंसिटिव है। अभी हम बार बार कह रहे हैं कि आप वो अनाज पूरी तरह निकाल के वो सड़ जाएंगे। अभी फसल हो चुका है और उससे और भी अनाज आने वाला है। तो अभी कहते हैं कि 21 रुपया और 22 रुपया और 21 रुपये में हम चावल और गेहूं किलो पर प्रति किलो कोई खरीदना चाहते हैं, कोई एनजीओ चाहते हैं या कोई राज्य सरकार चाहते हैं तो हम सप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है? तो यही सवाल है कि
आप सिर्फ ये नव उदारवादी पूंजीवादी नीतियों के आधार पर चलेंगे तो हमेशा वो पॉलिसी फिलॉसफी यही है, प्रॉफिट्स बिफोर पीपल, पहले मुनाफा है फिर बाद में जनता की बात आती है। ये हमारे देश को बर्बाद करने वाला है। अच्छा कॉमरेड, जो छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं जिसमें कि एक बहुत बड़ी तादाद में मजदूर काम करते थे, अपना रोटी रोजी का इंतजाम करते थे, उन उद्योग धंधों के लिए कोई स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्कीम लानी चाहिए सरकार की तरफ से। क्या आप इसके पक्षधर हैं? अभी लॉकडाउन के 4 हफ्ते बाद इंतजार करते रहे हैं कि हमारे देश के जो छोटे और मीडियम जो एंटरप्राइजेस है, कारखाने हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हमें जिंदा रखने के लिए आप कुछ कीजिए, और उनके वही सबसे ज्यादा हमारे देश में वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन अभी तक कोई पैकेज नहीं दिया गया है। बड़े कारखानों के बारे में और फैक्ट्रियों के बारे में हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप किसी को नौकरी से हटाइए मत, लेकिन आप कह सकते हैं कि हम आपको आर्थिक मदद दे सकते हैं, अगर आप तमाम वर्कफोर्स को अभी कायम रखेंगे तो आपको हम सब्सिडी देंगे। इसी तरह छोटे और मीडियम के लिए बैंक के उनका जो कर्जा है उसमें मॉरेटोरियम होना चाहिए और उसके लिए फौरन आर्थिक मदद दिया जाना चाहिए, ऋण दिया जा सकता है, पूरे पैकेज बनाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने कहा 1 महीने बाद भी कुछ नहीं आया। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि 3 टियर माने इंडस्ट्री रहे देश में? वो चाहते हैं कि सारे बड़े कॉरपोरेट्स रहें और नहीं तो गरीब रहें, बीच का जो लेयर है वो समाप्त कर दिया जाए? नहीं, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना नहीं चाहिए, वित्तीय घाटा नहीं बढ़ाना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर हमारा देश में वित्तीय घाटा 3 या 4% से ज्यादा बढ़ जाए। ये दबाव है, लेकिन उसको क्यों माने हम अपने देश की प्राथमिकताओं को देखते हुए हमें कहना चाहिए कि अभी फिस्कल डेफिसिट वगैरह 3% का अभी राज्यों पर भी ये लागू है, सेंटर पर भी लागू है, लेकिन हमें कहना चाहिए ये सब अभी फौरी तौर पर हमने ये पाबंदी नहीं लगा सकते, उसको तोड़ के। मैंने जो कहा असली मायने में यही बात है, दूसरे देशों में भी किया जा रहा है कि ज्यादा पैसा, करेंसी, मुद्रा प्रिंट हो रहा है, वो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रॉब्लम है, बाद में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी ये बोझ को हम हटा सकते हैं या किस तरह हमारी ऋण जो है निभा सकते हैं। लेकिन फौरी तौर पर सरकार को अपने निवेश और अपना खर्चा बड़े पैमाने पर बढ़ाना पड़ेगा। यही तरीके से महामारी से सफलतापूर्वक हम लड़ सकते हैं और देश के भविष्य को भी हम सुरक्षित कर सकते हैं। कॉमरेड, कोरोना महामारी की शुरुआत अमीरों से हुई है और भारत में भी कोरोना महामारी को लाने में अमीरों का बहुत बड़ा भागीदारी रही है, और जो लोग इन्फेक्टेड थे, जो अमीर थे, उनको तो दुनिया के अलग अलग कोने से, जहाज से और बाकी सुविधाओं से भारत सरकार अपने देश में लेके आई। लेकिन जब गरीब बेरोजगार हो गए और वो अपने वतन की तरफ वापस जाना चाहते थे तो उनको न तो रेल की सुविधा दी गई, न बस की सुविधा दी गई, और वो पैदल चलने लगे तो पुलिस लगा के जगह जगह उनको पीटा जाने लगा। तो इसके बारे में जो सरकारी नीति रही है उसको आप किस रूप में देखते हैं? हमारे समाज एक, मैंने कहा ना, असमान समाज है, वर्गों में बटा हुआ समाज है, और हमारे देश की सरकार की जो नीतियां है और रुख भी उसी आधार पर है। आप बता रहे थे कि लाखों, हम बार बार, हमारी केरल सरकार ने सुझाव दिया था, महाराष्ट्र की सरकार ने सुझाव दिया था, पिछले बार मुख्यमंत्रियों से जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा कि आप कुछ स्पेशल ट्रेन तैयार कीजिए नॉन स्टॉप, केरल से बिहार के लिए या केरल से कलकत्ता के लिए या बम्बई से बिहार के लिए, ताकि ये मजदूरों को आप
सुरक्षित रूप से वहां पहुंचा सकते हैं और वहां उनका क्वारंटीन हो, उसके लिए अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। और इन सब लाखों मजदूरों के खाने का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था सब राज्य सरकार कर रही है और वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि अपने घर वापस जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने ये बात को माना नहीं है। कॉमरेड, आप चाहते हैं कि सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए जिसमें सारे दलों के वेटरन लीडर्स हों जो अनुभवी हैं, जिनको शासन में और संगठन में और देश के नब्ज के बारे में जानकारी है, उनकी एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के और उनसे सलाह मशविरा किया जाए इस महामारी से निपटने के लिए? एक मीटिंग प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के पार्टियों के नेताओं के साथ कर चुका है और 2 बार तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, अभी 27 तारीख को तीसरे बार कर रहे हैं। तो सलाह मशवरा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी मीटिंगें हो सकती है, लेकिन सवाल है कि आपकी समझ क्या है, रुख क्या है हमारे देश की आम जनता के प्रति जो है उसका सवाल है। उसमें बहुत से सकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी राज्य सरकार के हो। मैंने देखा सब राज्य सरकारें अपने अनुभव से बहुत व्यवहारिक तरीके के प्रैक्टिकल सजेशन दिए हैं, उसको सब उनको देख के एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो सही है या जो प्रैक्टिकल है। इसके बारे में अभी टाइम नहीं है, मेरे ख्याल में अभी लॉकडाउन 3 मई के बाद इसी रूप में नहीं चल सकता है। तो उसके लिए कैसे ये बीमारी को कंटेन करने के लिए कुछ स्टैगर्ड लॉकडाउन हो, कुछ जगहों में फेज वाइज हो, किस तरह करना चाहिए, कौन कौन से आर्थिक गतिविधियों को आप रिवाइव कर सकते हैं, किस तरह आप अभी भी रिलीफ देने की जरूरत होगा। लॉकडाउन के बाद लोगों की जो आजीविका खत्म हुआ है वो एकदम वापस आने वाला नहीं है, फैक्ट्री भी सब खुलने वाला नहीं एकदम। तो अभी भी सरकार को, जैसे मैंने कहा, ज्यादा खर्चा करने का और पूंजी निवेश की जरूरत के लिए योजना बनाना पड़ेगा। थैंक यू कॉमरेड, हमारे चैनल से बात करने के लिए।